हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे इशू ऑफ शेयर्स का पार्ट 2। हमने पहली वीडियो में बनाया है कि कैसे इशू ऑफ शेयर पार पे इशू होता है, प्रीमियम पे इशू होता है, क्या क्या कॉन्सेप्ट है, टाइप क्या है, शेयर कैपिटल कितनी टाइप की होती है। आज हम लोग पढ़ेंगे इसी का सेकेंड पार्ट। आज हम लोग आगे इसके फर्दर टॉपिक्स को पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला टॉपिक आपका आता है अंडर सब्सक्रिप्शन। देखिए अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, बहुत आसान टॉपिक है बेटा। इसका मतलब ये, जैसे मान लीजिए कि मेरी कंपनी है ABC प्राइवेट लिमिटेड, तो मेरी कंपनी ने पब्लिक को ऑफर किया कि हमारे यहाँ पे शेयर्स जो है हम पब्लिक को दे रहे हैं, मान लीजिए 1 लाख। मैंने पब्लिक को अपनी कंपनी के कितने शेयर्स ऑफर किए, 1 लाख शेयर ऑफर किए। तो 1 लाख शेयर ऑफर करने का मतलब है हम पब्लिक को कितने शेयर बेच रहे हैं, 1 लाख शेयर हम पब्लिक को कह रहे हैं कि हमने बेचने को दिया है, स्टॉक एक्सचेंज में हमने इसे लिस्ट कराया है। अब जितने भी इंटरेस्टेड बंदे हैं वो मेरी कंपनी के शेयर्स आगे क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब का मतलब यहाँ पे यूट्यूब चैनल नहीं, सब्सक्राइब का मतलब होता है यहाँ पे खरीदना। दे कैन परचेज आवर शेयर्स। सब्सक्राइब मतलब जो भी इंटरेस्टेड पार्टी है वो मेरे शेयर्स क्या कर सकते हैं, खरीद सकते हैं कंपनी के। अब क्या होगा, मान लीजिए मैंने 1 लाख शेयर पब्लिक को ऑफर किया, क्या जरूरी है जितने शेयर हम ऑफर करें उतने ही बिक जाए? होता है कभी उतने बिक जाते हैं, उससे ज्यादा डिमांड हो जाती है, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि उससे कम बिकते हैं। तो जैसे मैंने 1 लाख शेयर लिस्ट कराए थे, पब्लिक को ऑफर कर दिया था, लेकिन मात्र 60,000 शेयर ही एक्चुअल में सब्सक्राइब हुए। मतलब एक्चुअल में कितने शेयर सब्सक्राइब हुए, कितने शेयर पब्लिक ने खरीदे, 60,000। तो अब ये बताइए जितने मैंने ऑफर किए ये उससे ज्यादा है कि कम है? कम है। अगर आपने जितने शेयर ऑफर किए थे मार्केट में उससे कम एक्चुअल में सब्सक्राइब हुए हैं, तो इस टॉपिक को, इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है अंडर सब्सक्रिप्शन। तो देखिए यहाँ पे वो टॉपिक का नाम भी लिखा है अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब ये है कि जहां पर पब्लिक आपकी जो शेयर परचेज कर रही है वो आपकी ऑफर्ड शेयर की क्वांटिटी से कम है। ठीक है, यहाँ पे भी वही बोला गया है कि जो नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाई हुए हैं बाय द पब्लिक, यानी पब्लिक ने जितने शेयर्स का अप्लाई किया है, जितने शेयर्स को लेने के लिए अप्लाई किया है, वो संख्या आपके टोटल नंबर ऑफ शेयर ऑफर से क्या है, कम है, लेस है। ठीक है, ऐसे केस में जो इशू होता है उसे अंडर सब्सक्रिप्शन कहते हैं। यानी कंपनी ये कहती है कि कैसा शेयर इशू हुआ है, अंडर सब्सक्राइब है, उतने नहीं बिके जितने हमने ऑफर किए थे। इन सच अ केस जो अकाउंटिंग एंट्रीज हैं वो कैसे होती हैं ये हम लोग सीखेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया है, इस क्वेश्चन को, ये आपके डीके गोयल के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं जिनको हम करा रहे हैं, आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, लिखा है कानपुर गैस लिमिटेड करके एक कंपनी है जिसने कितने शेयर ऑफर किए हैं मार्केट में, 40,000 शेयर्स। कितने शेयर्स ऑफर किए हैं, 40,000 शेयर्स कानपुर गैस लिमिटेड ने ऑफर किए हैं। उसके साथ और एक शेयर कितने का है, 10 रुपए का। मैंने आपको बताया है जितने का आपका एक शेयर होता है वो आपके शेयर की फेस वैल्यू होती है। इसे शेयर की क्या कहते हैं, फेस वैल्यू। ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹1 पर शेयर। पर शेयर का मतलब है कि एक शेयर पे 1 रुपए का प्रीमियम है। अच्छा, ये जो 1 रुपए प्रीमियम है मैंने आपको बताया है, प्रीमियम वो एक्सेस अमाउंट होता है जो कंपनी लेती है पब्लिक से। ये कंपनी के लिए कैपिटल गेन होता है। ये जो प्रीमियम होता है कंपनी के लिए कैपिटल गेन होता है। अब आप समझिए, आपका इस क्वेश्चन में एक शेयर कितने रुपए का है, एक शेयर आपका 10 रुपए का है, और ये 10 रुपए शेयर की फेस वैल्यू है। लेकिन इशू इतने में नहीं हो रहा है, इशू तो प्रीमियम मिला के हो रहा है। कितने रुपए का प्रीमियम है, 1 रुपए का। यानी आपका शेयर एक्चुअल में कितने में इशू हो रहा है, 11 रुपए में इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो इसे इशू प्राइस कहते हैं। 11 रुपए इस क्वेश्चन में इशू प्राइस होगा और 10 रुपए क्या होगा, फेस वैल्यू होगी। अब ये 11 रुपए मैंने आपको पहले भी बताया था कि कंपनी जो शेयर्स ऑफर करती है, कंपनी जो शेयर्स के पैसे लेती है कभी भी एक बार में पूरा नहीं लेती है, इंस्टॉलमेंट में लेती है पब्लिक से। यानी सबसे पहले एप्लीकेशन मनी लेगी, फिर अलॉटमेंट, फिर फर्स्ट कॉल, फिर सेकंड कॉल। वैसे ही ये जो 11 रुपए है ये कंपनी कैसे ले रही है, 11 रुपए में 2.5 रुपए कंपनी एप्लीकेशन पे ले रही है, 4.5 रुपए अलॉटमेंट में, इस 4.5 रुपए में प्रीमियम जुड़ा हुआ है। मतलब अगर प्रीमियम को हम हटा दें 1 रुपए का, तो 3.5 रुपए अलॉटमेंट की वैल्यू है और 1 रुपए किसकी वैल्यू है, प्रीमियम की, जो कि आपके क्वेश्चन में गिवन थी। और 2 रुपए किसमें मांगा गया है, फर्स्ट कॉल पे फर्स्ट, और 2 रुपए मांगा गया है फाइनल कॉल पे। एप्लीकेशन कितने से आई, देखो हमने जनता को कितने शेयर ऑफर किए थे, 40,000, लेकिन एक्चुअल में मेरी कंपनी के कितने शेयर बिके, 37,000, 37,000 शेयर्स बिके। तो आप खुद सोचिए, टोटल से कम है, टोटल से कम शेयर बिके हैं। इसी टॉपिक को क्या कहते हैं, अंडर सब्सक्रिप्शन।
ठीक है, इसे बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। आगे कह रहा है कि आपको इस क्वेश्चन में जनरल एंट्री करनी है, ये समझना है इट इज अज्यूम दैट ऑल वैल्यूज हैव बीन रिसीव ऑन द ड्यू डेट। सारी वैल्यू, सारा अमाउंट रिसीव हो गया है, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने पैसा नहीं दिया, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है। तो सबसे पहले हम जनरल एंट्री करेंगे। फॉर्मेट बनाइए। सबसे पहले आपको लिखना है जर्नल एंट्री। फॉर्मेट सबको पता है, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट और क्रेडिट। अब एक चीज और, यहाँ पे आपका डेट क्वेश्चन में नहीं दिया होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका डेट फॉर्मेट का पार्ट है, आपको कॉलम बनाना होगा, वैल्यू मत भरिएगा, ठीक है। सबसे पहले एंट्री कौन सी होगी? जो सबसे पहली एंट्री होगी आपकी वो है एप्लीकेशन मनी रिसीव करेगी। मैंने आपको पहले ही बताया है, जिसको ये सब नहीं पता है वो पहला वीडियो देख लें। सबसे पहली एंट्री होगी एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की। एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अब देखो, सबसे पहली एंट्री हुई, कंपनी के पास सबसे पहले एप्लीकेशन का पैसा आता है, इसीलिए हमेशा पहली एंट्री बैंक की होती है, क्योंकि ये जो पैसा होता है ये कंपनी के पास खुद पब्लिक आके देती है। पब्लिक अप्लाई कर रही है, पब्लिक पैसा देगी। अच्छा, इसमें जो अमाउंट जाएगा क्या वो 40,000 के हिसाब से जाएगा कि 37,000 के? 37,000 के हिसाब से जाएगा, क्योंकि भले हमने ऑफर 40,000 शेयर किए हो, लेकिन बिके कितने? बिके सिर्फ 37,000 शेयर। इसका मतलब जो भी अमाउंट यहाँ पे भरा जाएगा कितने हिसाब से भरा जाएगा? 37,000 के हिसाब से। 37,000 को अब देखो एप्लीकेशन पे कितना मांगा गया है? 2.5 रुपए। 37,000 को 2.5 रुपए से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? तो ये आ जाएगा 92,500। ठीक, अब शेयर एप्लीकेशन में रिसीव हो गई। अब ये पैसा हम लोग को कहां डालना है? शेयर कैपिटल में। तो जो शेयर एप्लीकेशन यहाँ पे क्रेडिट है, अगली एंट्री में ये क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। एंट्री क्या होगी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब क्या करेंगे? यही सेम अमाउंट आपको उठा के इसमें ट्रांसफर कर देना है। 92,500, 92,500। समझ में आया एप्लीकेशन का पैसा कैसे आया? एप्लीकेशन का पैसा आया, टोटल शेयर जितने आपके बिके हैं उसको हमने मल्टीप्लाई किया है एप्लीकेशन के अमाउंट से, जितना कंपनी ने एप्लीकेशन के टाइम पे मांगा है। अब अगला है अलॉटमेंट ड्यू कराना। अलॉटमेंट में टोटल कितना रुपए मांग रहे हैं? 4.5। लेकिन ध्यान रखिए 4.5 में 1 रुपए प्रीमियम भी जुड़ा है, अगर प्रीमियम हटा दे तो आपका अलॉटमेंट सिर्फ 3.5 रुपए का है। अब पहले एंट्री करेंगे। एंट्री क्या होगी? एंट्री आपकी होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। आपका शेयर अलॉटमेंट डेबिट हो जाएगा टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। और सिक्योरिटी प्रीमियम आपको याद रखना है, ये ड्यू वाली एंट्री में ही खुलता है। ये ड्यू वाली एंट्री है, सिक्योरिटी प्रीमियम यहाँ खुलेगा, बैंक वाली एंट्री में नहीं खुलता है। अब आपको कैसे अमाउंट डालना है? सबसे पहले आपको 37,000 को 4.5 से मल्टीप्लाई करना है। अगर आप 37,000 को 4.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी वैल्यू आएगी वो आपको कहाँ लिखनी है? वो आपको लिखनी है शेयर अलॉटमेंट में, ठीक है। वो कितनी आएगी? 1,66,500। अब हम क्या करेंगे? आपका जो 37,000 है उसको आप 1 रुपी से मल्टीप्लाई करो, तो 1 से करोगे तो सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट आ जाएगा 37,000। अब क्या करना है आपको? 37,000 को मल्टीप्लाई करना है 3.5 से। जब आप इसको 3.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो जो भी अमाउंट आएगा वो आपको कहाँ लिखना है? शेयर कैपिटल में लिखना है, जो कि है 1,29,500। समझ गए यहाँ तक? अब इसके बाद क्या करेंगे? अगली यहाँ पे आपको सेम वही फॉर्मेट बना लेना है। फॉर्मेट आपको बार बार देखिए लिखना नहीं है, मैंने आपको बताया है। आप अगर पेज आपका भर जाता है तो बार बार आपको डेट, पर्टिकुलर्स ये सब नहीं लिखना है, आपको सिर्फ लाइंस बना लेनी है। अब अलॉटमेंट ड्यू हो गया, अब अलॉटमेंट रिसीव कराएंगे। एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अब अमाउंट कहाँ से आएगा? तो देखो अमाउंट वही आएगा जो आपने पीछे भरा है। पीछे आपने टोटल अमाउंट कितना भरा है? आप पूरा प्रीमियम मिला के मांग रहे हो ना, प्रीमियम मिला के आप टोटल कितना मांग रहे हो? 1,66,500। तो यही जाएगा यहाँ पे 1,66,500, 1,66,500। अब हम लोग क्या करेंगे? फर्स्ट कॉल की एंट्री करेंगे। एंट्री क्या होगी? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये एंट्री ड्यू कराने की है, मतलब अभी कंपनी जो है वो पब्लिक से पैसा मांग रही है फर्स्ट कॉल का। अमाउंट कितना जाएगा? अब देखिए टोटल कितने शेयर बिके हैं? 37,000। इन 37,000 शेयर से कितना मांगा जाएगा? 2 रुपए। 37 इंटू 2 कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 74,000 रुपीज, ठीक है। 74। अब इसको रिसीव कर लेंगे। एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। यहाँ पे लिखेंगे टू शेयर फर्स्ट कॉल,
और अमाउंट डाल देंगे 74,000। अब सेकंड कॉल ड्यू कराएंगे, तो आप सेकंड कॉल यहाँ ड्यू कराएंगे, एंट्री क्या होगी, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अमाउंट उतना ही डालेंगे जितना सेकंड कॉल में मांगा गया है। मेरे हिसाब से सेकंड कॉल में सेम उतना ही मांगा गया है जितना फर्स्ट कॉल में मांगा गया था। हाँ, 2 रुपए फर्स्ट कॉल में ही मांगे गए थे, सेकंड कॉल में भी, ठीक है। तो 37,000 इंटू 2 करेंगे, वही अमाउंट आएगा आपका 74। तो वही लिख देना है आपको 74। ये तो ड्यू कराने की एंट्री है। अभी आपको ये अमाउंट रिसीव भी करना होगा, तो जब आप रिसीविंग करेंगे तो एंट्री क्या होगी, एंट्री अभी आपने सीखी है। रिसीव का मतलब होता है जो पैसा आपसे पब्लिक कंपनी मांग रही है। एंट्री क्या होगी, एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल। अमाउंट वही चला जाएगा 74,000। ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये एंट्री है आपके क्वेश्चंस की। आप एक चीज समझ गए, इसमें सिर्फ इतना ही बताया गया था कि टोटल जितना कंपनी ऑफर करती है पब्लिक को उसके हिसाब से अमाउंट नहीं जाएगा, अमाउंट उतने शेयर के हिसाब से जाएगा जितना एक्चुअल में पब्लिक ने सब्सक्राइब किया है या खरीदा है। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अंडर सब्सक्रिप्शन सबसे आसान टॉपिक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट आता है इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। अब ये होता क्या है समझो पहले। देखो, इस टॉपिक में 3 लोग हैं, एक प्रमोटर है, एक अंडरराइटर है और एक वेंडर है। ठीक है, सबसे पहले हम तुमको बताते हैं प्रमोटर कौन होते हैं। देखो, प्रमोटर वो इंसान होते हैं, वो पर्सन होते हैं जो हमारी कंपनी को स्टैब्लिश करते हैं। हमारी कंपनी को स्टैब्लिश, ये नहीं कि स्टैब्लिश देखो मालिक करता है, मालिक की कंपनी है, लेकिन मालिक अपने बिहाफ में किसी से काम कराता है ना। प्रमोटर वो व्यक्ति होता है जो सारे लीगल डॉक्यूमेंटेशन करता है, हमारी कंपनी में ड्यूली स्टैम्प करा के डॉक्यूमेंट्स को रजिस्टर कराता है, यानी जितने भी दस्तावेज वाले काम होते हैं सारे वो कौन करता है, हमारा प्रमोटर करता है। मालिक तो है, मालिक तो कंपनी का मालिक है, लेकिन वो अपने बिहाफ में किसी से काम करवा रहा है ना, लीगल काम, वो सारे काम कौन करता है, प्रमोटर। तो प्रमोटर का काम होता है हमारी कंपनी को पूरा स्टैब्लिश करके रजिस्टर्ड करके हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में कंपनी पूरी तैयार करके दे देना। अब कोई भी इंसान अगर ये सब काम करेगा तो वो उसके बदले में कुछ कॉस्ट लेगा, कुछ फीस चार्ज करेगा। तो प्रमोटर जिसके बदले जो फीस चार्ज करते हैं उस फीस को बोलते हैं इनकॉर्पोरेशन। यहाँ पे देखो इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट। ठीक है, क्या बोलते हैं, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट। इनकॉर्पोरेट का मतलब ये होता है कंपनी इनकॉर्पोरेट करना, स्टार्ट करना, चालू करना। तो कंपनी को चालू करके पूरा रजिस्टर्ड करके प्रमोटर देते हैं, तो प्रमोटर इसके बदले में जो फीस लेते हैं उसको क्या बोलते हैं, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट। अब तुम समझो, जैसे मान लो कोई प्रमोटर मेरी कंपनी पूरा वेल स्टैब्लिश करके रजिस्टर्ड करके हमको दिया और वो प्रमोटर मुझसे 10 लाख रुपए मांग रहा है। तो मैंने उससे कहा कि रुक जाओ, हम तुम्हें 10 लाख रुपए कैश नहीं देंगे, एक काम करो, तुम 10 लाख रुपए के बदले कैश ना ले, उसके बदले हम तुमको अपनी कंपनी के 10 लाख के शेयर्स दे देते हैं। यही ये टॉपिक है जहां पर जिस भी इंसान को मुझे कैश देना है उसको हम कैश देने के बजाय अपनी कंपनी के क्या दे रहे हैं, शेयर्स दे रहे हैं। ठीक है, तो प्रमोटर फीस मांग रहा था मुझसे अपनी कि 10 लाख रुपए मेरी फीस है, मेरी फीस दो। तो मैंने उसे कहा कि 10 लाख रुपए अभी हम कैश नहीं देंगे तुमको, मैं अपनी कंपनी के 10 लाख रुपए के शेयर्स दे देते हैं। ठीक है, तो हम उनको शेयर्स देते हैं अपनी कंपनी के। एंट्री क्या होगी, क्योंकि ये खर्चा है, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट खर्चा होता है। आपने गोल्डन रूल्स पढ़ा है, नॉमिनल रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। सारे एक्सपेंस और लॉस क्या होंगे, डेबिट होंगे, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट कंपनी के लिए खर्चा है, एक्सपेंस है, तो ये डेबिट होगा। एंट्री होगी इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट, जिसको प्रिलिमिनरी एक्सपेंस भी कहते हैं। इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट या प्रिलिमिनरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर अकाउंट। सबसे पहले ये ड्यू कराने की एंट्री, ये पेमेंट करने की एंट्री नहीं है। सबसे पहले आप ये आज जो खर्चा है इसको आप प्रमोटर के अकाउंट में ड्यू कराएंगे, चढ़ाएंगे। तो एंट्री हमने प्रमोटर के अकाउंट में की है, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर्स अकाउंट। अब उसके बाद इसको पे किया जाएगा। जब अब इनको पेमेंट हम कैश में नहीं कर रहे, अगर हम इनको पेमेंट कैश में करते हैं तो यहाँ पे टू कैश लिखा होता है, चेक से करते हैं तो टू बैंक लिखा होता, लेकिन ना तो हम कैश में कर रहे हैं ना चेक से कर रहे हैं, हम इनको उसके बदले में अपनी कंपनी के शेयर्स दे रहे हैं। अगर हम किसी व्यक्ति को उनको पेमेंट के बदले में अपनी कंपनी के शेयर्स दें तो हम वहां पे उनके साथ एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल नहीं करेंगे। ये सब हम पब्लिक के साथ करते हैं, इनके साथ नहीं करेंगे। इनको डायरेक्ट वो अमाउंट हम क्या करेंगे, इनसे हमको कोई अमाउंट लेना भी
भी नहीं है। देखो एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल तब किया जाए जब हमें किसी से पैसे लेने हो। हमें पैसे लेने तो है नहीं इनसे, बल्कि हमको इनको देना था, तो हम इनको पैसे देने के बदले अपने यहाँ के क्या दे रहे हैं, शेयर्स दे रहे हैं। तो एंट्री क्या होगी, अब आप देखो ये पिछली एंट्री में प्रमोटर यहाँ पे क्या था, क्रेडिट था ना। अब ध्यान से देखो यहाँ 2 लिखा है, प्रमोटर क्रेडिट है। अगली एंट्री में प्रमोटर यहाँ पे डेबिट हो जाएगा, प्रमोटर अकाउंट डेबिट। और क्योंकि हम इनको शेयर्स दे रहे हैं तो यहाँ क्या लिख देंगे, टू शेयर कैपिटल। जैसे उनकी फीस 10 लाख है तो हम यहाँ पे 10 लाख भर देंगे और वहां पे भी 10 लाख भर देंगे। दोनों एंट्री में सेम अमाउंट भरा जाएगा। ठीक है, ये दोनों एंट्री एक साथ होंगी, ध्यान रखना है। ये पहले ड्यू कराने की एंट्री है, ये फिर उनको शेयर्स देने की एंट्री है। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब अगला आता है इशू ऑफ शेयर्स टू अंडरराइटर। ये कौन होते हैं, अब मान लो तुमने इतनी बड़ी कंपनी खड़ी की, तो तुम अपनी कंपनी को खड़ी कर रहे हो, उसके बाद कंपनी में जो कैपिटल रेस कर रहे हो वो शेयर्स को इशू करा के रेस कर रहे हो। तो ये कैपिटल का पैसा आएगा कैसे, जब जनता खरीदेगी आपकी शेयर्स। जनता कैसे खरीदेगी, मान लो नई नई कंपनी बनी है, अभी किसी जनता को पता नहीं है, किसी पब्लिक को पता नहीं, इतनी कुछ अच्छी गुडविल नहीं है मार्केट में आपकी कंपनी की, तो कैसे कोई खरीदेगा। उसके लिए आप ब्रोकर्स लेते हो। आपने ब्रोकर का नाम सुना है, ब्रोकर आप हायर करते हो। इन ब्रोकर का काम ही होता है ये आपकी कंपनी के शेयर्स को बिकवाते हैं, इनको ये सेल करवाते हैं। ठीक है, तो ब्रोकर जब भी आपकी कंपनी के शेयर बिकवाते हैं तो उसके बदले में वो फिर से कोई फीस चार्ज करेंगे। तो यहाँ पे कोई फीस फिक्स अमाउंट नहीं लेते हैं, वो पूरा कमीशन चार्ज करते हैं। तो अंडरराइटर जो पूरा कमीशन चार्ज करते हैं उसे क्या बोलते हैं, अंडरराइटिंग कमीशन। अब कोई भी ब्रोकर अगर मेरी कंपनी का शेयर बिकवाएगा तो मुझे उसको उसका कमीशन देना होगा, और ये कमीशन कंपनी की नजर से खर्चा है कि नहीं, और जितने भी खर्चे होते हैं सारे खर्चे डेबिट होते हैं। तो इसीलिए ये अंडरराइटिंग कमीशन क्या हो जाएगा, एंट्री में डेबिट हो जाएगा। अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर। सबसे पहले हम इसको अंडरराइटर के खाते में ड्यू कराएंगे, चढ़ाएंगे, हमने रिकॉर्ड कर लिया। इसके बाद हम इसको पेमेंट नहीं करेंगे कैश में ना चेक में, हम इसको उसके अमाउंट के बदले में अपनी कंपनी के शेयर्स दे देंगे। तो एंट्री क्या होगी, अंडरराइटर जो पिछली एंट्री में आपने देखा क्रेडिट था, वो इस एंट्री में अंडरराइटर क्या हो जाएगा, अंडरराइटर डेबिट हो जाएगा टू शेयर कैपिटल। एक चीज ध्यान रखनी है, जब जब किसी भी व्यक्ति को अगर हम शेयर्स इशू कराएंगे तो वहां पे आपको ध्यान रखना है, आपको क्रेडिट साइड में शेयर कैपिटल लिखना होगा। शेयर कैपिटल अगर आपने क्रेडिट में लिखा है, इसका मतलब है इस व्यक्ति को क्या इशू हुए हैं, शेयर्स इशू हुए हैं। यहां तक समझ में आ गया। अब नेक्स्ट आता है आपका वेंडर। अब वेंडर कौन होता है, देखो वेंडर और कोई नहीं बल्कि सेलर होता है। सेलर, शॉपकीपर, दुकानदार, ये वेंडर होते हैं। अब है क्या, मान लीजिए हमने कोई एसेट्स खरीदी, मान लीजिए मेरी कंपनी ने कोई एसेट्स खरीदी या फिर किसी का चलता बिजनेस खरीद लिया। अगर मेरी कंपनी ने कोई एसेट्स या बिजनेस खरीदा है तो आपको पता है उसका एक दाम लगता है, उसकी एक वैल्यू लगती है कि हमें कितना पे करना होगा उसके बदले में। तो सबसे पहले यहाँ दिया है व्हेन परचेज कंसिडरेशन इज मोर देन द नेट एसेट। अब समझो, मान लीजिए मैंने किसी का पूरा बिजनेस खरीद लिया। अगर आप किसी का बिजनेस खरीदते हैं, मान लो लिखा है एक्स लिमिटेड परचेज वाई लिमिटेड। एक्स लिमिटेड ने किसको खरीद लिया, वाई लिमिटेड ने, वाई लिमिटेड को। तो अगर एक्स ने वाई को खरीदा है तो वाई की जितनी भी एसेट्स होंगी और वाई की जितनी भी लायबिलिटी होगी वो दोनों अब एक्स की हो जाएंगी, क्योंकि उसने उसका बिजनेस खरीद लिया। तो वाई की जितनी भी एसेट्स और लायबिलिटी है वो किसकी हो जाएंगी, एक्स की हो जाएंगी। तो अब हमें सबसे पहले एंट्री क्या करनी होगी, अगर हम कोई बिजनेस एक्वायर करते हैं तो उनकी एसेट्स और लायबिलिटी भी हमारी हो जाएगी। तो सबसे पहले जब एसेट्स हमारे पास आएगी तो एसेट्स का बैलेंस डेबिट होता है, एंट्री होगी सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लायबिलिटी। और ये कितने दाम में दे रहे थे हमको बिजनेस, इन्होंने पूरा बिजनेस कितने दाम का लगाया, मान लीजिए एक्स ने वाई का बिजनेस लिया और वाई ने दाम लगाया है 1 करोड़ का। तो 1 करोड़ का जो बिजनेस का इन्होंने दाम लगाया है वो कहाँ लिखा जाएगा, वो वेंडर अकाउंट में लिखा जाएगा। वेंडर अकाउंट में वो वैल्यू लिखी जाती है जितने पे ये धंधा बिक रहा है, उसी वैल्यू को परचेज कंसिडरेशन कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज आपने देखी कि जनरल एंट्री है। जनरल एंट्री में एक चीज होती है कि डेबिट और क्रेडिट साइड बराबर होना चाहिए। आप डेबिट साइड में देखोगे डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का टोटल बराबर नहीं होगा, डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल मैच नहीं करेगा। आप एक चीज देखोगे कि क्रेडिट साइड में अमाउंट ज्यादा आ रहा है, क्रेडिट साइड का अमाउंट ज्यादा है मोर, और डेबिट साइड का अमाउंट लेस है। अगर कभी भी ऐसा होता है कि क्रेडिट का अमाउंट ज्यादा है डेबिट का कम है, तो वहां पे एक खाता खुलता है जिसका नाम है गुडविल अकाउंट। तो आप यहाँ खोलेंगे गुडविल अकाउंट और वो क्या हो जाएगा, डेबिट। हमेशा रखना डेबिट साइड में जब भी कोई अमाउंट कम होगा तो वहां पे बैलेंस बराबर करने के लिए कौन सा अकाउंट खुलेगा, गुडविल। ये हमेशा डेबिट में ही खुलेगा, क्रेडिट में नहीं खुलेगा। अगर डेबिट साइड में अमाउंट कम होता है तो गुडविल अकाउंट खुलेगा, और अगर यही सेम एंट्री में
क्रेडिट साइड में अमाउंट कम हो जाए, जैसे ये डेबिट कॉलम है, ये क्रेडिट कॉलम है, अब डेबिट साइड में अमाउंट ज्यादा है लेकिन अगर क्रेडिट साइड में अमाउंट कम है तो उस समय पे क्रेडिट साइड के अमाउंट को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे क्या खुलेगा, कैपिटल रिजर्व के नाम से अकाउंट खुलेगा। क्या खुलेगा, कैपिटल रिजर्व के नाम से, और आगे आप लिख देंगे बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर का मतलब ये है कि ये वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दी गई थी, आपने इस वैल्यू को निकाला है, ठीक है। डेबिट और क्रेडिट साइड का डिफरेंस है कैपिटल रिजर्व के नाम से, तो आपको ध्यान रखना है एंट्री सेम दोनों साइड वही थी। अगर डेबिट साइड कम होगा तो गुडविल के नाम से खुलेगा और अगर क्रेडिट साइड कम होगा तो कैपिटल रिजर्व के नाम से खुलेगा। अब यहाँ पर देखो, हम मान लीजिए किसी वेंडर को, अब यहाँ पे ये जो वेंडर था ये तो उनके एसेट्स और लायबिलिटी को परचेज करने की एंट्री है। अब उनको हमें पेमेंट भी तो करना होगा, जैसे मैंने आपको बताया एक्स ने वाई को खरीदा 1 CR में 1 करोड़ में, तो वो 1 करोड़ हमें देना भी तो पड़ेगा। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम उनको 1 करोड़ नहीं दे रहे, ना कैश में ना चेक में, हम उनको 1 करोड़ रुपए के अपनी कंपनी के शेयर्स इशू करा रहे हैं। तो अब देखो, अगर हम शेयर इशू करा रहे हैं तो शेयर 2 तरीके से हम इशू करा सकते हैं, इसको हम शेयर पार पे भी दे सकते हैं और इनको हम शेयर किस में दे सकते हैं, प्रीमियम पे भी दे सकते हैं। अगर मान लीजिए हम पार पे देते हैं तो एंट्री क्या होगी, वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बस नरेशन का ब्रैकेट बना देना है और यहाँ पे आपको परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट लिखना है, यानी वो अमाउंट लिखना है जितने में ये हमारी कंपनी बेची जा रही है, ठीक है। अगली क्या है, व्हेन शेयर्स आर इशूड टू वेंडर एट प्रीमियम, ये पार वाला केस था, जितने में आप खरीद रहे हो उतनी वैल्यू लिख दो। अगर प्रीमियम वाला केस है तो एंट्री क्या होगी, वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और आपको पता है प्रीमियम है तो प्रीमियम सेपरेट अकाउंट में लिखा जाता है जिसका नाम क्या है, सिक्योरिटी प्रीमियम, और ये हमेशा क्रेडिट होता है क्योंकि कंपनी के लिए क्या है, कैपिटल गेन होता है। यहां तक एंट्री समझ में आ गई। पार और प्रीमियम पे ही होता है, डिस्काउंट पे इशू नहीं होता, ये मैंने आपको पहले भी बताया है। आगे एक क्वेश्चन है दिया हुआ है, विमल लिमिटेड ने परचेज की एक मशीनरी 9,90,000 की। तो देखो विमल लिमिटेड जो है इसने एक मशीन खरीदी है, मशीन क्या है, मशीन हमारे यहाँ की एसेट्स होती है, तो एक एसेट्स खरीदी 9,90,000 की, किससे, कमल लिमिटेड से। अब ये जो पेमेंट था, अब भाई अगर आपने मशीन खरीदी है 9,90,000 की तो आप पेमेंट करोगे ना 9,90,000, लेकिन यहाँ पे पेमेंट इनको कैसे हो रहा है, अपने यहाँ के शेयर इशू करा के, यानी विमल जो है 9,90,000 उनको ना कैश में दे रहे हैं ना चेक में, उनको अपने आगे शेयर्स दे रहे हैं और एक शेयर उनका कितने रुपए का है, 100 रुपए का है। आपको जनरल एंट्री करनी है इन दी बुक्स ऑफ विमल, विमल के बुक्स ऑफ अकाउंट में आपको जनरल एंट्री करनी है फॉर दी परचेज ऑफ मशीनरी एंड दी इशू ऑफ शेयर्स। तो यहाँ पे जो परचेज कर रहे हैं मशीनरी और शेयर इशू कर रहे हैं उसके केस पे सबसे पहले हम लोग फॉर्मेट बनाएंगे। फॉर्मेट आपको बना लेना है जर्नल एंट्री का। आपको सबसे पहले क्या लिखना है, जर्नल एंट्री। कॉलम सबसे पहले आपको पता है डेट का खुलेगा, उसके बाद यहाँ पे आपका कौन सा कॉलम खुल जाएगा, डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर्स, यहाँ डेबिट क्रेडिट LF, और यहाँ पे खुल जाएगा पर्टिकुलर्स। थोड़ा जनरल एंट्री आप लोग ऊपर लिख लीजिएगा, एडजस्ट कर लीजिए। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले एंट्री क्या होगी, सबसे पहले आपने मशीन खरीदी, विमल ने मशीन खरीदी, मशीनरी एसेट्स होती है, एंट्री क्या होगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट। अब देखो ना चेक दिया है ना पेमेंट दिया है तो तू कैश बैंक नहीं आएगा, तू जिससे खरीदी है उसका नाम लिखोगे। किससे खरीदी है, कमल लिमिटेड से खरीदी गई थी, तो टू कमल लिमिटेड, और कितने की खरीदी गई थी, 9,90,000, 9,90,000। अब समझो ये एंट्री सेम होगी, चाहे आप फर्स्ट केस का क्वेश्चन सॉल्व करिए चाहे सेकंड केस का, एंट्री जो मैंने लिखी है वो सेम होगी। फर्स्ट केस में कह रहा है एंट्री करके दिखाओ अगर आप पार पे इशू कर रहे हो, सेकंड केस में कह रहा है एंट्री करके दिखाओ अगर आप 25% प्रीमियम पे कर रहे हो। अच्छा देखो यहाँ पे प्रीमियम परसेंटेज भी दिया है, सबसे पहले आपको इसको रुपीज में कन्वर्ट करना होगा, तो ये किसका निकलता है, आपको इसको परसेंटेज किसका निकालना होगा, आपके 1 शेयर की फेस वैल्यू का निकालना होगा। तो आपका एक शेयर कितना का है, आपका एक शेयर 100 रुपए का है, तो आप 100 का 25% निकालो, 25 रुपए आएगा। अगर आप 100 का 25% निकालोगे तो कितना रुपए आएगा, 25 रुपए, यानी रुपीज में प्रीमियम कितना आ गया, 25 रुपीज आ गया। और अगर आपका एक शेयर 100 रुपए का है और आप 25 रुपए के प्रीमियम पे इशू कर रहे हो तो आपका इशू प्राइस कितना हो गया, आपका इशू प्राइस हो गया 125 रुपए। ये सेकंड केस है, लेकिन पहले केस में पार लिखा है तो पार का मतलब है अगर आपका एक शेयर 100 का है तो आप 100 में ही दे रहे हो, आप उसमें एक्स्ट्रा कुछ भी चार्ज नहीं कर रहे, लेकिन प्रीमियम में कंपनी चार्ज करती है। अब आगे सबसे पहले फर्स्ट केस हम लोग करेंगे तो इसमें क्या है, हम लोग को एंट्री करनी है
शेयर हमने इशू किए हैं, किसको इशू किया है हमने शेयर? हमने शेयर इशू किया है कमल लिमिटेड को। तो कमल लिमिटेड को हमने जब शेयर इशू किया है तो ये जो कमल लिमिटेड यहाँ पे क्रेडिट है, अगली एंट्री में क्या हो जाएगा, यही कमल लिमिटेड डेबिट हो जाता है और आगे क्या लिख देंगे, टू शेयर कैपिटल। ठीक है, ये तो पहली एंट्री ये हो गई। अब अगली एंट्री हम लोग क्या करेंगे, जो कमल लिमिटेड को हम अपने आगे शेयर दे रहे हैं तो एंट्री होगी कमल लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। हम अपनी कंपनी की क्या दे रहे हैं, इनको शेयर्स दे रहे हैं, तो हम लिखेंगे यहाँ पे टू शेयर कैपिटल। कितने की देंगे भाई, जितने का आपने उनसे मशीन खरीदी है उतने ही रुपए के तो देंगे, उससे ज्यादा क्यों देंगे आप? 9,90,000 9,90,000। तो ये पहला केस आपका हो गया। जब भी आप क्वेश्चन पहला केस का करेंगे तो आपको ये दो एंट्री कंबाइन करनी है। जब आप दूसरे केस का करेंगे तो ये पहली वाली एंट्री हम स्टार मार्क कर दे रहे हैं, चाहे आप फर्स्ट केस करिए चाहे सेकंड केस करिए, पहली एंट्री आपको करनी ही करनी है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। अगला आता है आपका कि आपने कंपनी के शेयर्स 25% प्रीमियम पे इशू करे। अच्छा, इस केस में पार के में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब भी आप प्रीमियम पे इशू करेंगे तो उस केस में आपको नंबर ऑफ शेयर निकालना होगा, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड ये निकालना होगा। इसका रीजन हम बताएंगे आपको क्यों निकालना है। अच्छा, ये निकलता कैसे है, तो आपका जो यहाँ पे ये जितने भी रुपए आपको देने हैं वो लिखेंगे आप, परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट 9,90,000 डिवाइड कर देंगे 125 से, तो ये कितना आ जाएगा, आपको इसको डिवाइड कर देना है। जो भी वैल्यू आएगी वो आपके नंबर ऑफ शेयर की वैल्यू आएगी, जो है 7,920 शेयर्स, 7,920 शेयर आएंगे नंबर्स में, यानी आप 7,920 शेयर इशू करा रहे हो। ठीक है, तो अब आपको 7,920 को मल्टीप्लाई करना है। एंट्री क्या है सबसे पहले, क्योंकि आप प्रीमियम भी इशू करा रहे हो तो एंट्री होगी कमल लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। ठीक है, अमाउंट कितना आएगा, तो देखो कमल लिमिटेड के आगे तो वही आएगा जो इधर लिखा था आपने, कितना लिखा था 9,90,000, तो वो उतना ही आएगा 9,90,000। लेकिन इनमें कैसे आएगा, तो समझो 7,920 को मल्टीप्लाई करो 25 से, 7,920 को अगर आप 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट आएगा। किसको, 7,920 को अगर आप 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट आएगा 1,98,000, तो वो आपको यहाँ लिख देना है 1,98,000। अब आप इसका अमाउंट माइनस करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन आप ऐसे में निकाल सकते हैं, 7,920 को मल्टीप्लाई कर देना है 100 से, तो अगर आप 7,920 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 7,92,000। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। आपको पहली वाली एंट्री करनी ही करनी है। अगर आप पार पे इशू करते हैं तो ये एंट्री होगी, उतना ही रुपए आप देंगे, उतने ही रुपए के शेयर्स देंगे जितने आपने मशीन खरीदी, और अगर आप प्रीमियम पे करते हैं तो अमाउंट ऐसे आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्स लिमिटेड ने परचेज किया लैंड और बिल्डिंग। आपको पता है लैंड और बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्चर्स, ये सब एसेट्स होते हैं। तो एसेट्स खरीदी गई है आर सुंदरम से, ये कोई कंपनी है आर सुंदरम। एक्स ने आर सुंदरम की लैंड और बिल्डिंग खरीदी, कितनी की, 5 लाख की खरीदी, और पेमेंट कैसे किया है, अपनी कंपनी के, एक्स ने अपनी कंपनी के शेयर्स दिए हैं। एक शेयर कितने रुपए का है, 100 रुपए का, 25% प्रीमियम पे, तो परसेंटेज में है, रुपीज में निकाल लो, आपकी फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो, तो 25% को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 25 रुपए आएगा। आपका एक शेयर 100 रुपए का है, 25 रुपए के प्रीमियम पे दे रहे हो, तो 125 आपकी इशू प्राइस आ जाएगी। ठीक है, और अगला टॉपिक अगला करेंगे, पहले फर्स्ट वाला कर लेते हैं हम लोग। तो फर्स्ट वाले की एंट्री क्या होगी, सबसे पहले आपको यहाँ पे फॉर्मेट बना लेना है जर्नल एंट्री का, और फिर आपको कॉलम बनाना है डेट, फिर आपको लिखना है पर्टिकुलर्स, फिर आपको लिखना है LF, फिर आपको लिखना है डेबिट, फिर आपको लिखना है क्रेडिट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लैंड और बिल्डिंग खरीदने की एंट्री करेंगे। एंट्री क्या होगी, एंट्री होगी लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, लैंड और बिल्डिंग डेबिट होगी टू आर सुंदरम, आर सुंदरम। ठीक है, जिस भी कंपनी से खरीदी है उसका नाम आ जाएगा। कितनी की खरीदी है, तो 5 लाख की खरीदी थी, यहाँ लिखेंगे 5 लाख, 5 लाख। तो ये पहली एंट्री आपको करनी है। इसके आगे कह रहा है कि हम इनको 25% की प्रीमियम पे अपने आगे शेयर्स दे रहे हैं, तो एंट्री होगी आर सुंदरम, आर सुंदरम अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम।
अमाउंट कैसे जाएगा? तो मैंने आपको बताया अगर प्रीमियम वाला केस है तो आपको नंबर ऑफ शेयर्स निकालने होंगे। तो इस केस में हम निकालेंगे नंबर ऑफ शेयर्स इशूड, कितने शेयर इशू हो रहे हैं। तो कैसे निकालेंगे? टोटल कितना देना है हमको? 5 लाख डिवाइड बाय एक शेयर कितने का है? 125 का। प्रीमियम मिला के आपको डिवाइड करना है ना, 125 का है तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए? 4000 नंबर ऑफ शेयर हो गए जो हम दे रहे हैं। अब 4000 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे, 4000 को आप मल्टीप्लाई करते हैं किससे? 100 से, तो आपकी शेयर कैपिटल कितनी आ जाएगी? 4 लाख। ठीक है, टोटल आपको कितने लेने हैं? 5 लाख। और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1 लाख। प्रीमियम आपका 1 लाख आ गया। कैसे 1 लाख आया? 4000 को मल्टीप्लाई करो 25 से, 25 चौको 100, 1 लाख आ गया। ठीक है, 1 लाख यहाँ आ गया। और आपका एक शेयर 100 रुपए का था तो 4000 इंटू 100, 4 लाख, टोटल हो गया 5 लाख। तो ये पहला केस आपका हो गया है। अब हम लोग दूसरा केस पढ़ेंगे। दूसरा कौन सा है? वाई लिमिटेड ने डिसाइड किया, वाई लिमिटेड ने डिसाइड किया है कि वो 4000 शेयर इशू कर रहे हैं, 100 रुपए का एक शेयर है, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया को एज एन अंडर राइटिंग कमीशन। तो अंडर राइटिंग कमीशन है, एंट्री क्या होगी? अंडर राइटिंग कमीशन है तो एंट्री बहुत आसान है। अभी मैंने तो आपको अंडर राइटिंग कमीशन का बताया। देखिए सेकंड केस है, तो अंडर राइटिंग कमीशन सबसे पहले तो हम लोग उसका नाम लिखेंगे अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट, अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू। अंडर राइटर लिखते हैं लेकिन अब की बार अंडर राइटर का नाम दिया था तो अंडर राइटर नहीं लिखोगे, नाम लिखोगे। क्या नाम है? यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। तो यहां क्या लिखेंगे? यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, कितना है? क्या था उसका अमाउंट? कितना था? अमाउंट नहीं दिया है, नंबर ऑफ शेयर दिया है। तो 4000 इंटू 100 मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर आप 4000 शेयर दे रहे हो, एक शेयर 100 रुपए का है तो कितने रुपए दे दिए आपने? 4 लाख रुपए। तो यहां लिखेंगे 4 लाख, 4 लाख। अब यहाँ पे अगली एंट्री में ये एंट्री में क्रेडिट है, अगली एंट्री में डेबिट हो जाएगा। एंट्री क्या होगी? यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अमाउंट कितना जाएगा? वही उतना जाएगा, 4 लाख, 4 लाख, 4 लाख, 4 लाख। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, यहां तक आपका क्वेश्चन कंप्लीट है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है लास्ट, तो हम लोग ये वाला क्वेश्चन करेंगे। जैसे उसमें दिया है टैगोर लिमिटेड ने परचेज किया एक रनिंग बिजनेस। देखो एक जो टैगोर लिमिटेड है इन्होंने एक बिजनेस खरीदा है, उसका नाम क्या है? तुलसी ब्रोज। ठीक है, और कितने में खरीदा है? 60 लाख में। तो जितने में भी आप दूसरे का बिजनेस खरीदते हैं इस अमाउंट को परचेज कंसिडरेशन कहा जाता है। इट इज नोन एज परचेज कंसिडरेशन। ठीक है, और ये जो अमाउंट है अगर आपने किसी के पूरा बिजनेस खरीद लिया है तो आप उसको पेमेंट तो करोगे ना। तो यहाँ पे वही तो बात है, टॉपिक वही है कि हम उनको पेमेंट करने के बजाय उनको उतने रुपए का अपनी कंपनी के शेयर्स दे रहे हैं। तो हम उनको 60 लाख रुपए नहीं देंगे बल्कि 60 लाख रुपए के शेयर्स देंगे। और मेरे यहाँ एक शेयर कितने रुपए का है? 20 रुपए का, और 50% प्रीमियम पे दे रहे हैं। तो मैंने आपको बताया जब भी प्रीमियम का केस आएगा तो आपको नंबर ऑफ शेयर इशू निकालना होगा। अब ये 50% परसेंटेज में रुपीस में कन्वर्ट करिए तो एक शेयर कितने का है? जितने का भी होता है उसका आपको 50% निकाल लेना है। 20 रुपए का है तो ये कितना आएगा? 10 रुपए आएगा, यानी 10 रुपए प्रीमियम में आ गया। अगर एक शेयर 20 रुपए का है, 10 रुपए प्रीमियम है, तो आप कितने में इशू कर रहे हो? 30 रुपए में ये इशू प्राइस है। समझ गए? तो अब देखिए हम लोग क्या खरीद रहे हैं, जो टैगोर लिमिटेड ने बिजनेस खरीदा है तुलसी ब्रोज का, तो उस बिजनेस की एसेट्स और लायबिलिटी भी तो एक्वायर करेंगे। तो क्या क्या है तुलसी ब्रोज के पास? तुलसी ब्रोज के पास प्लांट एंड मशीनरी जो थी वो थी 40 लाख की बुक वैल्यू, लेकिन एग्रीड वैल्यू है 30 लाख। अच्छा, बुक और एग्रीड में क्या डिफरेंस है? बुक वैल्यू का मतलब होता है कि तुलसी ब्रोज ने जब ये प्लांट एंड मशीनरी खरीदी थी तो कितने की खरीदी थी? 40 लाख की। अब जब ये अपना बिजनेस बेच रहे हैं टैगोर लिमिटेड को तो ये कितने में इसको दे रहे हैं? एग्रीड वैल्यू का मतलब होता है नेगोशिएशन करने के बाद आप बार्गेनिंग करते हैं ना कि भाई इतने का दो, इतने में लेंगे। तो जितने में बार्गेनिंग करने के बाद वैल्यू एट द एंड तय हुई है कि इतने में देंगे। आपको हमेशा इन दो क्वेश्चन में आपको दो वैल्यू दी गई है कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन जनरल एंट्री एग्रीड वैल्यू पर ही होगी, क्योंकि एग्रीड वैल्यू ही वो वैल्यू है जो एक्चुअल में हमें मिलेगी या हम उसे पे करेंगे। समझ में आया? तो यहाँ पे 30 लाख से एंट्री हो जाएगी प्लांट एंड मशीनरी की। स्टॉक की एंट्री कितने से होगी? 19,70,000 से। सन्डी डेटर्स की एंट्री कितने से होगी? तो आप यहां से भी देख सकते हैं 10 लाख के सन्डी डेटर्स हैं, और यहाँ पे 5% उनके ऊपर क्या लगाना है? प्रोविजन। तो आप 10 लाख का 5% निकाल सकते हैं। अगर आप 10 लाख का 5% निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा?
ये आ जाएगा 50,000। कितना आएगा? 50,000 रुपए आ जाएगा। प्रोविजन आपको माइनस कर देना है, 10 लाख में आप 50,000 माइनस करेंगे तो ये आएगा 9,50,000। ठीक है, 9,50,000 से अब आप सन्नी डेटर्स की वैल्यू लिखेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि डेटर्स में आपको प्रोविजन की वैल्यू निकाल के उसे सब्ट्रैक्ट करके लिखना है। और सन्नी क्रेडिटर्स कितने के? 3 लाख के, वो तो सेम है। अब चलिए हम लोग इसकी जनरल एंट्री करते हैं। सबसे पहले आपको फॉर्मेट बना लेना है, लिखेंगे जर्नल एंट्री, ठीक है, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट और क्रेडिट। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो भी एसेट्स और लायबिलिटी हम ले रहे हैं उसकी एंट्री करेंगे। आपको पता है सारी एसेट्स डेबिट होती है तो ये सब डेबिट हो जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी एसेट्स है, स्टॉक एसेट्स है, सन्नी डेटर्स एसेट्स है, तो ये सब जनरल एंट्री में क्या होंगी? डेबिट होगी। सिर्फ एक क्रेडिटर लायबिलिटी है तो वो क्या होगा? क्रेडिट हो जाएगा। तो अब देखो सबसे पहले एंट्री क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, सन्ड्री डेटर्स अकाउंट डेबिट। अब देखो आपको एक चीज ध्यान में तो रखनी है, वैल्यू आपको देखनी है किसकी ज्यादा है। आप देखो क्रेडिट साइड में एक 3 लाख ये आएगा और एक ये परचेज कंसिडरेशन की वैल्यू आएगी 60 लाख। 3 लाख और 60 लाख 63 लाख हो गया। और यहाँ पे कम आएगा डेबिट साइड में, तो डेबिट साइड में अगर वैल्यू कम होगी तो उसके लिए गुडविल के लिए स्पेस छोड़ दीजिए। नीचे हम लोग लिखेंगे टू सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स जो कि क्रेडिट होते हैं, और टू तुलसी ब्रोस जिसका बिजनेस खरीद रहे हैं उसका नाम। ठीक है, अब अमाउंट भर देते हैं। तो प्लांट एंड मशीनरी में एग्रीड वैल्यू लिखनी है, आपको ये ध्यान रखना है। जो आपकी एग्रीड वैल्यू है, कितनी है आपकी एग्रीड वैल्यू? 30 लाख। तो आप प्लांट एंड मशीनरी में कितना लिखेंगे? 30 लाख लिखेंगे, तो हम यहाँ लिख देंगे 30 लाख। इसके बाद स्टॉक में कितना लिखेंगे? स्टॉक में लिखेंगे 19,70,000, 19,70,000। उसके बाद सन्नी डेटर्स में कितना लिखेंगे? तो आपको 1 लाख का 5% निकालना है, 50,000 माइनस कर देना है प्रोविजन, 9,50,000 लिखेंगे आप यहाँ पे। उसके बाद आप क्रेडिट साइड में, क्रेडिटर में कितना लिखेंगे? 3 लाख। क्रेडिटर में आपको क्रेडिट साइड में, ये क्रेडिट कॉलम है आपका, तो क्रेडिट साइड का क्रेडिट कॉलम में 3 लाख लिखना है। और उसके बाद तुलसी ब्रोज में आप कितना लिख देंगे? 60 लाख। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे 60 लाख। अब आप देखिए ये 63 लाख है इसका टोटल, इसका टोटल करिए, बताइए कितना होगा? इसका जो टोटल है, आपको ये पता होगा कि डेबिट और क्रेडिट साइड जनरल एंट्री में बराबर होनी चाहिए, लेकिन आप देख सकते हैं डेबिट साइड कम है, तो वहां पे हम लोग लिखेंगे जो भी डिफरेंस आएगा उसका हम लोग किस नाम से लिखेंगे? गुडविल अकाउंट, जिसके आगे हमें लिख देना है बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, गुडविल अकाउंट डेबिट करके हमें लिख देना है। ये हमें क्वेश्चन में नहीं दिया था, ये हमने डिफरेंस निकाला। मैंने आपको बताया अगर डेबिट साइड कम होगा तो गुडविल लिखेंगे, क्रेडिट साइड कम होगा तो क्या लिखेंगे हम लोग? तो उस समय पे हम कैपिटल रिजर्व लिखते हैं। तो गुडविल में डिफरेंस आ जाएगा 21,53,000। तो ये हमारी जनरल एंट्री हो गई। कैसे अमाउंट आया? तो आपको डेबिट साइड के टोटल को प्लस कर देना है और क्रेडिट से माइनस कर देंगे तो डिफरेंस आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमने उनको शेयर्स दिए हैं, 30 रुपए का एक शेयर है हमारा, तो शेयर देने की भी एंट्री होगी। अगली शेयर इशू करने की एंट्री जो होगी वो एंट्री क्या होगी? तुलसी ब्रोस को शेयर दिए जा रहे हैं तो एंट्री होगी तुलसी ब्रोस अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। ठीक, अमाउंट कैसे जाएगा? तो तुलसी ब्रोस के सामने आपको परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट लिख देना है, ये 60 लाख। ठीक, आपने नंबर ऑफ शेयर्स निकाले, नंबर ऑफ शेयर्स हमको निकालने थे, तो हम सबसे पहले नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लेंगे। नंबर ऑफ शेयर, एक शेयर कितने का है? 30 का है, एक शेयर 30 का है। नंबर ऑफ शेयर्स इशूड निकाल लेंगे, हमें देने 60 लाख है और एक शेयर 30 का है, तो हम कितना देंगे? 1 2 3 4 5, 2 लाख शेयर, तो ये कितने शेयर आएंगे? 2 लाख। 2 लाख शेयर हम इनको इशू करेंगे। अब 2 लाख को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो कितना होगा? 20 लाख। सिक्योरिटी प्रीमियम 10 रुपए है ना, तो ये हो जाएगा 20 लाख। 2 लाख को मल्टीप्लाई करेंगे 20 से, 2 लाख को हम 20 रुपए से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि एक शेयर हमारा 20 रुपए का है, तो कितना आएगा? 40 लाख। और 20 लाख 40 लाख प्लस करके कितना हो गया? 60 लाख। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया है कंप्लीट।
ठीक है। तो यहाँ पे आपने सारे टॉपिक पढ़ लिए जितने मैंने आपको पढ़ाए। हम लोग ने इस पूरी वीडियो में कवर किया है अंडर सब्सक्रिप्शन की कैसे एंट्री होती है, परचेज कंसिडरेशन अदर देन कैश में, प्रमोटर में कैसे एंट्री होती है, अंडर राइटर में और वेंडर में। उसमें भी अगर पार पे इशू करते हैं तो परचेज कंसिडरेशन की ही वैल्यू लिख देनी है, लेकिन अगर आप प्रीमियम पे इशू करते हैं तो आपको नंबर ऑफ शेयर्स निकालना पड़ेगा। ये आपके जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए हैं ये आपके डिग्री गोल्ड के प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, आप इसको देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। थैंक यू।